नमस्कार साथियों। आज हमारे अध्ययन का विषय है विश्व के जनसंख्या संसाधन प्रदेश, पॉपुलेशन रिसोर्सेस रीजन्स ऑफ वर्ल्ड। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जनसंख्या संसाधन प्रदेश से क्या अभिप्राय है। बताना चाहूंगा एक ऐसा क्षेत्र या प्रदेश जहां जनसंख्या व संसाधनों के आपसी संबंधों से उत्पन्न प्रतिरूपों में काफी हद तक समानता पाई जाती है। ठीक है। विश्व में जनसंख्या तथा संसाधनों के वितरण में अत्यधिक असमानता पाई जाती है। आप भी इस बात से सहमत होंगे। बताना चाहूंगा एक और मानसूनी एशिया, यूरोप महाद्वीप का उत्तरी पश्चिमी भाग, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का उत्तरी पूर्वी भाग जनसंख्या की दृष्टि से सघन बसे हुए हैं, जबकि दूसरी ओर अफ्रीका महाद्वीप में सहारा व कालाहारी का मरुस्थल, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में अटाकामा व पैटागोनिया की मरुभूमि, एशिया महाद्वीप में अरब का मरुस्थल, थार का मरुस्थल और मध्य एशिया की मरुभूमि तथा ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में फैला विस्तृत मरुभूभाग। इनके अलावा अलास्का, कनाडा का उत्तरी भाग, उत्तरी साइबेरिया और संपूर्ण अंटार्कटिका और भूमध्य रेखीय वर्षा वनों के क्षेत्र प्राय जनविहीन हैं। इसके अलावा संसार में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां संसाधनों के पर्याप्त भंडार मौजूद हैं, लेकिन तकनीकी रूप से पिछड़े होने के कारण वे क्षेत्र आज भी अविकसित अवस्था में हैं। इसके अलावा संसार के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां सीमित संसाधन मौजूद हैं, लेकिन तकनीकी के उच्चतम विकास के कारण वहां संसाधनों का पर्याप्त विकास किया गया है, जिससे वहां निवास करने वाले लोगों का जीवन स्तर उच्च हुआ है, या कहें कि वहां के लोगों का जीवन स्तर बहुत ही उच्च है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संसाधनों को परिभाषित करने, उनको मापन करने में कठिनाई के कारण जनसंख्या संसाधन प्रदेशों का निर्धारण करना आसान नहीं है। फिर भी इस दिशा में प्रथम प्रयास एडवर्ड एक्करमैन द्वारा किया गया। उन्होंने 1970 में विश्व को 5 जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में विभाजित किया। उनका यह वर्गीकरण आज भी मान्य है। हालांकि एक्करमैन महोदय का वर्गीकरण सामान्य मापदंडों पर आधारित है। अब हम एक्करमैन महोदय के द्वारा निर्धारित विश्व के 5 जनसंख्या संसाधन प्रदेशों के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। ठीक है। अब मैं बताना चाहूंगा एक्करमैन महोदय द्वारा विश्व के जनसंख्या संसाधन प्रदेशों के निर्धारण में 3 मापदंड काम में लिए गए हैं। एक, उस क्षेत्र की जनसंख्या, दूसरा उस क्षेत्र में उपलब्ध संसाधन और तीसरा तकनीकी विकास। बताना चाहूंगा एक्करमैन महोदय ने तकनीकी विकास और उसकी गुणवत्ता को सर्वाधिक महत्व दिया है। यानी जनसंख्या संसाधन प्रदेशों के निर्धारण में काम लिए गए 3 मापदंडों में से सबसे ज्यादा महत्व तकनीकी विकास को दिया गया है। तकनीकी विकास और उसकी गुणवत्ता को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है। एक्करमैन महोदय द्वारा निर्धारित विश्व के 5 जनसंख्या संसाधन प्रदेश इस प्रकार हैं, आप देख सकते हैं। एक, संयुक्त राज्य अमेरिका तुल्य प्रदेश, दूसरा यूरोप तुल्य प्रदेश, तीसरा मिस्र या चीन तुल्य प्रदेश, चौथा ब्राजील तुल्य प्रदेश और पांचवा आर्कटिक मरुस्थल तुल्य प्रदेश। इस प्रकार ये वो 5 जनसंख्या संसाधन प्रदेश हैं
जो एकरमैन महोदय द्वारा 1970 में निर्धारित किए गए थे। ठीक है, दिए गए मानचित्र में एकरमैन महोदय द्वारा निर्धारित विश्व के जनसंख्या संसाधन प्रदेशों को प्रदर्शित किया गया है और आप देख सकते हैं छोटे बिंदुओं के ग्रिड के रूप में जो छाया मानचित्र में जहां जहां अंकित की गई है वह यूएसए टाइप का जनसंख्या संसाधन प्रदेश है और इस वर्ग के अंतर्गत आप देख सकते हैं यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड व रूस के कुछ भाग आते हैं। अब बात करते हैं यूरोपीय तुल्य प्रदेश के बारे में। तो आप देख सकते हैं मानचित्र में जहां गहरे रंग की काली छाया अंकित की गई है वह प्रदेश यूरोप तुल्य प्रदेश है और इस यूरोप तुल्य प्रदेश में लगभग यूरोप के सभी देश सम्मिलित हैं। इसके अलावा एशिया का जापान भी इस वर्ग में शामिल है। अब बात करते हैं मिस्र तुल्य जनसंख्या संसाधन प्रदेश के बारे में। तो आप देख सकते हैं इस वर्ग के अंतर्गत भारत, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र, इनके अलावा आप देखें तो इसमें लैटिन अमेरिका में पेरू, हैती, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, जबकि अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को आदि देश इस वर्ग में आते हैं। अब बात करते हैं ब्राजील तुल्य प्रदेश के बारे में। तो ब्राजील तुल्य प्रदेश के अंतर्गत आप देख सकते हैं इस वर्ग में दक्षिण पूर्व एशिया में इंडोनेशिया के जावा द्वीप और फिलीपींस देश के कुछ भाग को छोड़ दें तो संपूर्ण दक्षिण पूर्व एशिया के देश इस वर्ग में आते हैं। इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप में सारा के मरुस्थल के दक्षिण में अफ्रीका का संपूर्ण भाग, एक कालाहारी मरुस्थल को छोड़ दें तो सारा के मरुस्थल के दक्षिण के सभी देश इस वर्ग में आते हैं। जहां तक हम लैटिन अमेरिका की बात करें तो लैटिन अमेरिका के अंतर्गत इस वर्ग में ब्राजील, बोलिविया, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, पराग्वे आदि देश इसमें शामिल हैं। अब बात करते हैं आर्कटिक या मरुस्थल तुल्य प्रदेश के बारे में। तो इसके लिए बहुत ही महीन आकार के बिंदु काम में लिए गए हैं और मानचित्र में देखने से ज्ञात होता है कि इसके अंतर्गत उष्ण मरुस्थल और शीत मरुस्थल सम्मिलित हैं। उष्ण मरुस्थलों के अंतर्गत आप देख सकते हैं सारा का मरुस्थल और ये कालाहारी का मरुस्थल, जबकि दक्षिण अमेरिका में अटाकामा मरुस्थल और पैटागोनिया की मरुभूमि, जबकि यहाँ उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में सोनार मरुभूमि और यूएसए का मरुस्थलीय भाग। इसके अलावा एशिया में अरब का मरुस्थल, मध्य एशिया का मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में फैला विस्तृत मरुस्थल और भारत का थार मरुस्थल, ये उष्ण मरुस्थलीय भाग। इसके अलावा भूमध्य रेखीय वर्षावन जिसमें दक्षिण अमेरिका का अमेजन बेसिन, इसके अतिरिक्त उत्तरी गोलार्ध में फैला टुंड्रा प्रदेश जिसमें यूरेशिया का उत्तरी भाग और उत्तरी अमेरिका का उत्तरी भाग सम्मिलित है, आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका तुल्य प्रदेश के बारे में। इसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे जनसंख्या संसाधन अनुपात के बारे में। बताना चाहूंगा यह प्रदेश आर्थिक रूप से अत्यंत ही विकसित है। और विकसित क्यों है? क्योंकि यहाँ जनसंख्या संसाधन अनुपात निम्न है, मतलब यहाँ जनसंख्या का आकार विकसित संसाधनों की अपेक्षा बहुत ही छोटा है। यानी
इस प्रदेश में संसाधनों के बड़े भंडार मौजूद हैं, जबकि जनसंख्या का आकार छोटा है। साथ ही तकनीकी का स्तर भी अत्यंत ही विकसित है। इसीलिए यह प्रदेश आर्थिक रूप से अधिक विकसित है। अब बात करते हैं इस प्रदेश में शामिल प्रमुख देशों के बारे में, या कहें इस वर्ग में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो बताना चाहूंगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और रूस का मध्य तथा पूर्वी भाग संयुक्त राज्य अमेरिका तुल्य प्रदेश के वर्ग में शामिल है। और इन देशों का, या कहें इस प्रदेश का मुख्य प्रतिनिधि देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसीलिए इस प्रदेश का नामकरण संयुक्त राज्य अमेरिका तुल्य प्रदेश किया गया है। ये सभी देश आर्थिक रूप से अधिक विकसित हैं और इन सभी देशों में जनसंख्या का आकार मौजूद संसाधनों की अपेक्षा बहुत ही छोटा है और तकनीकी स्तर भी अत्यंत ही विकसित है। जैसा कि मैंने बताया, संयुक्त राज्य अमेरिका तुल्य प्रदेश में जनसंख्या तथा संसाधनों का अनुपात अत्यंत ही निम्न है, साथ ही तकनीकी का स्तर अत्यंत ही विकसित है। इन सब के कारण यहाँ कृषि का आधुनिकीकरण हुआ है। यहाँ निवास करने वाले लोगों की प्रति व्यक्ति आय भी दुनिया के अन्य देश या प्रदेशों की अपेक्षा कहीं अधिक है। साथ ही यहाँ के लोगों का जीवन स्तर भी बहुत ही उच्च है और इस प्रदेश में बड़े स्तर पर औद्योगिकीकरण भी हुआ है, उच्च नगरीकरण है, यानी जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा नगरों में निवास करता है। और यह प्रदेश, या कहें इस प्रदेश के देश विकसित हैं, विकसित अर्थव्यवस्था वाले हैं और तीव्र गति से आर्थिक विकास कर रहे हैं। लेकिन इस क्षेत्र की अपनी समस्याएं भी हैं और वो समस्याएं ये हैं कि इस प्रदेश में संसाधनों का अत्यधिक शोषण हुआ है और अल्प जनसंख्या भी अपने आप में समस्या है, क्योंकि अल्प जनसंख्या के कारण संसाधनों का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है, या कहें संसाधनों का पूरी तरीके से उपभोग नहीं हो पाया है। भविष्य की संभावनाएं इस प्रकार लगाई जा सकती हैं कि भविष्य में अनेक देश इस वर्ग में शामिल हो सकते हैं, खासकर ब्राजीलियन प्रकार के, जहां जनसंख्या और संसाधनों का अनुपात निम्न है लेकिन तकनीकी की दृष्टि से भी वो अत्यंत पिछड़े हुए हैं। हो सकता है कि इस वर्ग के देश जनसंख्या को सीमित रखते हुए और संसाधनों को बचाए रखकर अपनी तकनीकी को उच्चतम स्तर पर ले जाकर के यूएसए टाइप के जनसंख्या संसाधन प्रदेश में शामिल हो सकते हैं। साथ में यह भी संभावनाएं जताई जा सकती है कि इस वर्ग के कुछ देश भविष्य में बाहर भी हो जाएंगे, क्योंकि इस प्रदेश की खास खूबी यह है कि यहाँ जनसंख्या तथा संसाधनों का अनुपात निम्न है, जो अधिक समय तक इसको निम्न बनाए रखना मुश्किल है। ऐसे में जब जनसंख्या बढ़ेगी तो जनसंख्या और संसाधनों का अनुपात उच्च हो जाएगा और वो देश इस वर्ग से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे यूरोप तुल्य प्रदेश के बारे में। जहां तक जनसंख्या संसाधन अनुपात की बात करें तो यह प्रदेश तकनीकी विकास की दृष्टि से बहुत विकसित है। साथ ही जनसंख्या संसाधन अनुपात भी उच्च पाया जाता है, क्योंकि इस प्रदेश में जनसंख्या अधिक है और सीमित संसाधन होने के कारण जनसंख्या संसाधन अनुपात उच्च पाया जाता है। खास बात यह है कि इस प्रदेश में सीमित संसाधन होने के बावजूद यहां विकसित उन्नत तकनीकी के कारण संसाधनों का पर्याप्त विकास किया गया है।
इसीलिए यह प्रदेश विकसित है। अब बात करते हैं यूरोप तुल्य प्रदेश में शामिल प्रमुख देश प्रदेशों के बारे में। यूरोप तुल्य प्रदेश में शामिल देशों में यूरोप के रोमानिया, बल्गारिया, यूनान आदि देशों को अलग कर दें तो यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, डेनमार्क, स्पेन, पुर्तगाल, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, लग्जमबर्ग आदि लगभग सभी यूरोपीय देश इस वर्ग में शामिल होते हैं। इसके अलावा एशिया का इजराइल व जापान भी यूरोप तुल्य प्रदेश की श्रेणी में आता है, क्योंकि इन देशों में भी जनसंख्या संसाधन अनुपात उच्च पाया जाता है, जबकि तकनीकी का स्तर यूरोपीय देशों के समान अधिक विकसित है। जैसा कि मैंने बताया, यूरोप तुल्य प्रदेश में जनसंख्या संसाधन अनुपात उच्च पाया जाता है, किंतु यहां विकसित उन्नत तकनीकी, नए नए संसाधनों की खोज, पारस्परिक सहयोग की भावना, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण यूरोपीय संघ है। इस संघ में कई यूरोपीय देश शामिल हैं जो परस्पर सहयोग की भावना को दर्शाता है। इसके अलावा इस प्रदेश में जनसंख्या को भी नियंत्रित किया गया है, साथ ही नवीन शोध कार्यों को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। इन सब के कारण इस प्रदेश में निवास करने वाले लोगों की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। यहाँ के लोगों का जीवन स्तर भी उच्च है, लेकिन बताना चाहूंगा कि इतना भी उच्च नहीं कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका तुल्य प्रदेश के समान या उससे अधिक हो। यहाँ निवास करने वाले लोगों में उच्च कार्य कुशलता पाई जाती है। इस प्रदेश में बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण हुआ है, या कहें इस प्रदेश के अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था उद्योगों पर टिकी हुई है। इसके अलावा इस प्रदेश में उच्च नगरीकरण है। इस प्रदेश में 70% से अधिक जनसंख्या शहरों में निवास करती है। इसके अलावा इस प्रदेश के देश उन्नत तकनीकी के कारण विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, जहां तीव्र आर्थिक विकास हो रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यूरोप तुल्य प्रदेश में उन्नत तकनीकी के कारण अधिक विकास हुआ है, सीमित संसाधनों के बावजूद। अब बात करते हैं यूरोप तुल्य प्रदेश की समस्याएं और भविष्य की संभावनाओं के बारे में। बताना चाहूंगा, इस प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या ये है कि जनसंख्या संसाधन अनुपात उच्च होने के कारण लंबे समय तक उच्च जीवन स्तर को बनाए रखना बड़ा ही मुश्किल होगा। इसके अलावा इस प्रदेश में सीमित संसाधनों का पाया जाना भी एक बड़ी समस्या है। इसके अतिरिक्त इस प्रदेश में शामिल अधिकांश देशों का भौगोलिक क्षेत्रफल कम है, साथ ही इनमें अधिक जनसंख्या निवास करती है। तो ये इस प्रदेश की प्रमुख समस्याएं हैं। अब बात करते हैं भविष्य की संभावनाओं के बारे में। इस प्रदेश के बारे में हम कह सकते हैं कि कोई भी देश यूरोप तुल्य प्रदेश में आसानी से पहुंच सकता है, किंतु यूएसए तुल्य प्रदेश में पहुंचना उसके लिए मुश्किल है। और ऐसी संभावनाएं जताई जाती हैं कि भविष्य में भारत, चीन, कोरिया, टर्की इस वर्ग में शामिल हो जाएंगे। अब बताना चाहूंगा कि यूएस तुल्य प्रदेश में शामिल होना किसी भी देश के लिए इसलिए मुश्किल होता है या होगा क्योंकि यूएसए तुल्य प्रदेश में जनसंख्या संसाधन अनुपात निम्न पाया जाता है और तकनीकी का स्तर उच्च है। इसलिए किसी भी देश के लिए अपनी जनसंख्या को संसाधनों की अपेक्षा सीमित रखते हुए तकनीकी को उच्चतम स्तर पर ले जाना बड़ी चुनौती होगा। जबकि भारत, चीन, कोरिया, टर्की इन देशों में जनसंख्या संसाधनों का अनुपात उच्च है, लेकिन तकनीकी का स्तर निम्न है। ये देश यदि अपने तकनीकी के स्तर को उच्च कर लेते हैं तो ये यूरोपीय तुल्य प्रदेश में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि यूरोपीय तुल्य प्रदेश की भी जो विशेषता है वो ये है कि यहाँ जनसंख्या संसाधन अनुपात उच्च है, लेकिन तकनीकी का स्तर भी अत्यंत विकसित है। ठीक है।
अब हम बात करते हैं मिस्र या चीन तुल्य प्रदेश के बारे में। जहां तक बात करें जनसंख्या संसाधन अनुपात की, तो इस प्रदेश में जनसंख्या संसाधन अनुपात उच्च है और संसाधनों के दोहन की तकनीकी भी अल्प विकसित है। बताना चाहूंगा, इस प्रदेश में निवास करने वाले लोगों की संख्या उपलब्ध संसाधनों की अपेक्षा अधिक है। साथ ही तकनीकी विकास का स्तर भी उतना नहीं है कि यहां उपलब्ध संसाधनों का पर्याप्त विकास किया जा सके, जिस प्रकार यूरोप तुल्य प्रदेश में किया जाता है। इस प्रदेश में शामिल प्रमुख देशों में चीन, कोरिया, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मिस्र, अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया, पेरू, हेती, ग्वाटेमाला व मैक्सिको प्रमुख हैं। ये वे सभी देश हैं जिनमें जनसंख्या संसाधन अनुपात उच्च है, साथ ही यहां मौजूद संसाधनों के दोहन की तकनीकी पिछड़ी है, इसलिए संसाधनों का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वर्ग के प्रमुख प्रतिनिधि देश चीन और मिस्र है, इसीलिए इस प्रदेश का नामकरण चीन व मिस्र के नाम पे किया गया है। कुछ विद्वान चीन के नाम से उल्लेख करते हैं, कुछ विद्वान मिस्र के नाम से उल्लेख करते हैं। ठीक है। जहां तक इस प्रदेश की विशेषताओं के बारे में बात करें, तो मिस्र तुल्य प्रदेश में लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। यहां निवास करने वाले लोगों की प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम है, निम्न स्तर की जीवन शैली है और ग्रामीण परिवेश की प्रधानता है। यानी मिस्र या चीन तुल्य प्रदेश में अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है। अब बात करते हैं समस्याएं और इस प्रदेश के भविष्य की संभावनाओं के बारे में। इस प्रदेश में बढ़ती जनसंख्या, बेरोजगारी, निर्धनता, खाद्यान्नों की कमी, कुपोषणता, रहने के लिए भूमि की समस्या, ये प्रमुख समस्याएं हैं। इसके अलावा यह उम्मीद की जा सकती है कि इस प्रदेश में यदि तकनीकी का स्तर ऊंचा उठ जाए या तकनीकी विकास उच्चतम स्तर पर हो जाए और जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए, तो यहां संसाधनों का पर्याप्त विकास किया जा सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं ब्राजील तुल्य प्रदेश के बारे में। जहां तक बात करें जनसंख्या संसाधन अनुपात की, तो इस प्रदेश में जनसंख्या संसाधन अनुपात निम्न है और संसाधनों के दोहन की तकनीकी भी अल्प विकसित है। यानी इस प्रदेश में उपलब्ध संसाधनों के अनुपात में जनसंख्या कम है, या दूसरे शब्दों में कहें, जितनी मात्रा में संसाधन उपलब्ध हैं उनकी अपेक्षा जनसंख्या बहुत कम निवास करती है। साथ ही इस प्रदेश के संसाधनों के दोहन के लिए जो तकनीकी आवश्यक है, वो तकनीकी भी उस स्तर पर विकसित नहीं है। अब बात करते हैं इस प्रदेश में शामिल प्रमुख देशों के बारे में। इस प्रदेश में दक्षिणी पूर्वी एशिया के जावा यानी इंडोनेशिया के जावा द्वीप और फिलीपींस देश के उत्तरी और मध्य भाग को छोड़ दें तो लगभग सभी दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश इसमें शामिल हैं। लैटिन अमेरिका में ब्राजील, बोल्विया, वेनेजुएला, पराग्वे इस वर्ग में आते हैं, जबकि उष्णकटिबंधीय अफ्रीका यानी सहारा के मरुस्थल के दक्षिण में जो देश हैं, वो देश भी ब्राजील तुल्य प्रदेश की श्रेणी में आते हैं। इन सभी देशों में जनसंख्या संसाधन अनुपात निम्न है और तकनीकी का स्तर भी बहुत ही अल्प विकसित है। इस वर्ग का मुख्य प्रतिनिधि देश ब्राजील है, इसलिए इसका नामकरण भी ब्राजील तुल्य प्रदेश किया गया है। अब बात करते हैं इस प्रदेश की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। तो इस प्रदेश में लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। लोगों का निम्न स्तर का जीवन देखने को मिलता है। साथ ही इस प्रदेश में प्राकृतिक संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता है। अब बात करते हैं इस प्रदेश की समस्याओं
और भविष्य की संभावनाओं के बारे में। इस प्रदेश के लोगों की निम्न जीवन शैली का होना, निम्न आर्थिक विकास, ये इस प्रदेश की प्रमुख समस्याएं हैं। यदि इस प्रदेश को आर्थिक रूप से संपन्न होना है, आर्थिक रूप से प्रगति करनी है, तो यहां उन्नत तकनीकी का विकास जरूरी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्कटिक मरुस्थलीय तुल्य प्रदेश के बारे में। जहां तक जनसंख्या संसाधन अनुपात की बात करें तो यह प्रदेश प्राय जनविहीन है, या कहें इस प्रदेश में जनसंख्या नहीं के बराबर निवास करती है। जहां कहीं जनसंख्या निवास करती है तो वह उन क्षेत्रों में निवास करती है जहां आजीविका निर्वहन के साधन उपलब्ध है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह संपूर्ण प्रदेश प्राय जनविहीन है। जहां तक तकनीकी की बात करें तो यह क्षेत्र तकनीकी की दृष्टि से सर्वाधिक पिछड़ा है, और उसका कारण भी है क्योंकि इस प्रदेश की प्राकृतिक दशाएं मानव निवास के अनुकूल नहीं है, साथ ही सीमित संसाधन उपलब्ध हैं। जब मानव का निवास नहीं है तो यह प्रदेश तकनीकी दृष्टि से कैसे विकसित हो सकता है। अब बात करें इस प्रदेश में शामिल प्रमुख देश प्रदेशों के बारे में, तो बताना चाहूंगा आर्कटिक मरुस्थल तुल्य प्रदेश में संसार के सभी उष्ण मरुस्थल तथा शीत मरुस्थलीय भाग इस वर्ग में आते हैं। उष्ण मरुस्थलों का जहां तक जिक्र करें तो इसके अंतर्गत अफ्रीका महाद्वीप में सहारा और कालाहारी का मरुस्थल, दक्षिण अमेरिका में अटाकामा का मरुस्थल, पैटागोनिया का मरुस्थलीय भाग, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में फैला विस्तृत मरुस्थलीय भाग, एशिया में अरब का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, मध्य एशिया के मरुस्थलीय भाग, ये सब उष्ण मरुस्थलीय भाग हैं जहां की जलवायु दशाएं शुष्क हैं और प्राकृतिक संसाधन अल्प हैं। इस प्रकार यहाँ की प्राकृतिक दशाएं मानव निवास के अनुकूल न होने के कारण जनसंख्या नहीं के बराबर निवास करती है। जहां तक बात करें शीत मरुस्थलीय भागों की तो इसके अंतर्गत संपूर्ण अंटार्कटिका महाद्वीप और यूरेशिया का उत्तरी भाग, जिसमें खासकर साइबेरिया का उत्तरी भाग, इसके अलावा उत्तरी अमेरिका का उत्तरी भाग, जिसमें बात करें हम अलास्का व कनाडा का उत्तरी भाग और ग्रीनलैंड, या इसे दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं टुंड्रा प्रदेश। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध का टुंड्रा प्रदेश, जिसमें उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया का उत्तरी भाग सम्मिलित है, जबकि संपूर्ण अंटार्कटिका महाद्वीप शीत मरुस्थल के अंतर्गत आते हैं। ये वे भूभाग हैं जहां साल के अधिकांश समय बर्फ छाई रहती है, या कहें धरातल हिमाच्छादित रहता है, और संसाधनों की उपलब्धता अल्प है। तो इस प्रकार उष्ण मरुस्थलीय भाग तथा शीत मरुस्थलीय भाग मानव निवास के लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए ये प्रदेश प्राय जनविहीन है। बात करें इस प्रदेश की प्रमुख विशेषताओं के बारे में तो यहाँ जैसा मैंने बताया कि संसाधनों का अभाव देखने को मिलता है और यहाँ की प्राकृतिक दशाएं प्रतिकूल हैं जो मानव निवास के लिए अनुकूल नहीं है और अल्प जनसंख्या निवास करती है। अब हम बात करेंगे इस प्रदेश के भविष्य की संभावनाओं के बारे में। जहां तक शीत मरुस्थलीय भागों की बात करें तो इन भागों में पर्याप्त समुद्री जीव संसाधन उपलब्ध है। इसके अलावा शीत मरुस्थलीय भागों में जल शक्ति का भी विकास किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ खनिज व पेट्रोलियम, खनिज ईंधन आदि के भंडार मौजूद हैं, ऐसी संभावना व्यक्त की जाती है और जिसका वर्तमान तकनीकी द्वारा दोहन संभव नहीं है। ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि भविष्य में उन्नत तकनीक द्वारा इनका दोहन किया जा सकेगा। और जहां तक बात करें उष्ण मरुस्थलीय भागों की तो उष्ण मरुस्थलीय भागों के या कहें उष्ण मरुस्थलों के कुछ भागों में पेट्रोलियम और स्वर्ण के भंडार पाए जाते हैं। नाम से ही आप समझ गए होंगे। पेट्रोलियम के भंडार खास करके अरब के मरुस्थलीय भागों में पाए जाते हैं
और इन पेट्रोलियम के भंडारों ने इन देशों के आर्थिक विकास में, या कहें इन देशों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार रहा है। जहां तक स्वर्ण के भंडारों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में स्वर्ण के भंडार मौजूद हैं। इसके अलावा इन शुष्क मरुस्थलीय भागों में या इनके कुछ हिस्सों में यदि जल की उपलब्धता हो जाए तो कृषि कार्य करना संभव है। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत के पश्चिमी भाग में, खासकर राजस्थान के पश्चिमी भाग में जो शुष्क मरुस्थलीय भाग है, इस भाग में इंदिरा गांधी नहर के आ जाने से उसके आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता होने से कृषि कार्य संभव हो सका है। ठीक है, धन्यवाद।